तो किसकी दिवाली मनी, ये जवाब अब धीरे धीरे करके ज्यों-ज्यों चुनावी नतीजे स्पष्ट होते गए ये भी साफ होता गया कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की दिवाली कहीं ज्यादा ब्राइट, कहीं ज्यादा आने वाले वक्त के लिहाज से खुशहाल है, क्योंकि उपचुनाव के नतीजे पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते दिखाई पड़े हैं। जीत का दावा भारतीय जनता पार्टी का जमीन पर सही दिखाई पड़ा है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इसमें स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार अब स्थायी तौर पर रहेगी, राज कायम रहेगा। उपचुनाव में बड़ी जीत के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल भी हमने देखा और दिखाया। बीजेपी नेता इस जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को, सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को दे रहे हैं और साथ ही सत्ता में वापसी की कांग्रेस की उम्मीद को आज तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस ने अपनी हार को स्वीकार किया, लेकिन एक बार फिर प्रशासन की भूमिका और ईवीएम पर सवाल भी उठाए हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज कायम, कांग्रेस की उम्मीदों को झटका। उपचुनाव में बीजेपी ने मारी बाजी। भोपाल से मालवा निमाड़ तक, ग्वालियर चंबल से बुंदेलखंड तक, बुंदेलखंड से विंध्य तक बीजेपी में जीत का जश्न। ढोल नगाड़े की थाप पर थिरकते बीजेपी कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी जीत की बधाई और जमकर हुई आतिशबाजी। तस्वीरें बता रही हैं कि एमपी में बीजेपी की हैप्पी दिवाली हो गई है। भोपाल के बीजेपी दफ्तर से लेकर ग्वालियर, चंबल, मालवा और बुंदेलखंड में बीजेपी जश्न में डूबी नजर आई। उपचुनाव के नतीजों से साफ हो गया कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार कायम रहेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं की मेहनत को दे रहे हैं। इस विजय के लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को प्रणाम। मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का अभिनंदन करता हूं। हमारे लाखों लाख कार्यकर्ताओं ने जो अनथक परिश्रम किया है, वैसे सारे कार्यकर्ताओं का मैं अभिनंदन करता हूं, मैं स्वागत करता हूं और ये जीत उन्हें समर्पित करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस कठिन चुनाव को ऐतिहासिक मतों से जनता ने जो समर्थन दिया है कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर और माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में और हमारे सारे मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक बार पुनः बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। उपचुनाव में 14 मंत्री मैदान में थे। इनमें से ज्यादातर ने बड़े अंतर से जीत हासिल की। तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युम्न सिंह तोमर, प्रभुराम चौधरी, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, हरदीप सिंह डंग, महेंद्र सिंह सिसोदिया और बिसाहू लाल ने 2018 के चुनाव के मुकाबले उपचुनाव में ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। दोनों की प्रतिष्ठा शिव और ज्योति और भाजपा का संगठन और पन्ना का योद्धा, बूथ का योद्धा, सेक्टर का योद्धा, मंडल का योद्धा, जिले के योद्धा और चुनाव प्रभारी है ना जो हमारे योद्धा, इन सब की जीत है और सांवेर के मतदाताओं को बाकी में प्रणाम करता हूँ। ये जीत उनकी है। ये सुर्गी विधानसभा क्षेत्र जनता का आशीर्वाद है और कार्यकर्ताओं की मेहनत है और हमारे 25 साल पुराने सुर्गी क्षेत्र जनता से पारिवारिक संबंधों का परिणाम है। जनता जनार्दन की जीत है। ये भारतीय जनता पार्टी के एक एक सम्मानी साथी की जीत है। ये भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है। ये माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की जीत है। मतदाताओं की जीत है और मध्य प्रदेश में शिव ज्योति की जीत है और दिग्विजय सिंह और उनका परिवार और माननीय कमल जी पूरी तरह से जनता के सामने नकार दिए गए हैं। मेरा मानना है कि जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत करी है और जो वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद मिला है, जनता में जो उत्साह है, जो आशीर्वाद दिया है, बजरंगबली का आशीर्वाद मिला है इस विधानसभा। इधर कांग्रेस अपने पक्ष में नतीजों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया कांग्रेस की सत्ता वापसी की आस टूटती गई। कांग्रेस ने अपनी हार जरूर स्वीकारी है, लेकिन प्रशासन की भूमिका और ईवीएम पर सवाल भी उठाए हैं। प्रजातंत्र में जो भी मतदाताओं का निर्णय होता है वो स्वीकार करते हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ इन 28 सीटों के मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं और हम स्वीकार करेंगे कि चुनाव लोकतंत्र और नोटतंत्र के बीच में है।
जनता और प्रशासन के बीच में है। नोटतंत्र जीत गया, लोकतंत्र हार गया। प्रशासन ने जिस प्रकार से काम किया वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम किया। मैं तो एक ही बात कहता हूं कि आज क्या कारण है कोई भी विकसित देश ईवीएम मशीन क्यों नहीं यूज करता। मध्य प्रदेश में उपचुनावों के नतीजों ने बीजेपी की सत्ता पलट पर मुहर लगाई है। कांग्रेस के बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ के मुद्दे को खारिज कर दिया। शिवराज के चेहरे पर फिर भरोसा जताया। साथ ही सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के फैसले को भी सही साबित किया है। कुछ एक मंत्रियों को छोड़ दिया जाए तो उपचुनाव के नतीजों में सिंधिया का दमखम नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो भारतीय जनता पार्टी की दिवाली हैप्पी हैप्पी है, क्योंकि दरअसल जिस तरीके के आरोप लगाते हुए अब की बार उपचुनाव की शुरुआत हुई थी, जिस तरह के कैंपेन से अब की बार के उपचुनाव की शुरुआत हुई थी, शुरुआती तौर पर कांग्रेस का पलड़ा हर तरह से मजबूत दिख रहा था। लेकिन संगठनात्मक ताकत, बेहतर प्रबंधन और अंत तक आते आते जिस तरह का एग्रेसिव कैंपेन भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगाकर किया और संगठनात्मक कौशल का इस्तेमाल किया, उसका लाभ इसे निश्चित तौर पर माना जाएगा, जो आज नतीजों में या टैली में दिखाई पड़ता है। हमारे साथ में एक पूरा पैनल फिर जुड़ रहा है। डॉक्टर श्री चंद मिश्रा जी हैं, मैनेजिंग एडिटर IBC 24 के। साथ में लाल सिंह आर्य साहब, पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी SC मोर्चा से। डॉक्टर अशोक मरस्कोले जी हैं, विधायक कांग्रेस पार्टी से। साथ में हमारे सहयोगी नासिर गौरी और रवि हेमराज सिसोदिया, ये भी जुड़े हुए हैं। पहले थोड़ा अपडेट लेते हैं, इसके बाद फिर अपने पैनल के पास चलेंगे और सीधे चर्चा करेंगे। नासिर, पहले आपके पास आ रहे हैं। कुछ मंत्री हैं जो हाईलाइट रहे, खूब सुर्खियों में चर्चाओं में रहे, जिनके संबोधन सुर्खियों में चर्चाओं में रहे, लेकिन उनके पिछड़ने के बाद ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया कुछ ही चेहरों पर। बाकी ओवरऑल जीत को या बाकी ओवरऑल आंकड़ों को देखें तो बीजेपी के फेवर में। अपडेट भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। देखिए भले ही बीजेपी खुश हो रही हो, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि ग्वालियर जिले यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का गृह जिले, वहां से बीजेपी 2 सीट गंवा रही है। ग्वालियर और ग्वालियर जिले की डबरा विधानसभा सीट, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की सबसे कट्टर समर्थक यानी कि इमरती देवी हैं, वो चुनावी मैदान में थी। लगातार उनके भाषण सुने जाते थे। बोला करती थी कि 80,000 से जीतेंगी, कभी 50,000 से जीतेंगी, कभी 70,000 से। आज सुबह 20,000 के दावे कर रही थी, लेकिन वो हार के करीब है। एक राउंड की गिनती बाकी रह गई है और लगभग 67,000 वोटों से, माफ कीजिएगा, 6700 वोटों से वो पीछे चल रही हैं। उनके आगे उनके समधी सुरेश राजे कांग्रेस के, वो जीत रहे हैं। और दूसरी खबर कांग्रेस के लिए ये अच्छी है कि ग्वालियर पूर्व विधानसभा से सतीश सिकरवार हैं, वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये एक कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। और दूसरी बात करें ग्वालियर चंबल संभाग की जो सीटों की, तो कहीं ना कहीं सुमावली एक सीट थी। शुरुआत से कहा जा रहा था कि यहाँ पर न्यूसेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो सीट भी कांग्रेस जीत गई है। गौहत सीट की बात करें तो यहाँ से मेवाराम जाटव हैं, वो सीट जीत गए हैं। करेरा विधानसभा की बात करें तो यहाँ से प्रागीलाल जाटव जीत गए। तो कई सारे सीटें ऐसी थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाली सीटें थी, लेकिन वहाँ पर उनके जो पूर्व विधायक थे और मौजूदा सरकार में मंत्री थे, वो हार गए हैं, हार की ओर है। इमरती देवी हार के नजदीक है, बस ऑफिशियली घोषणा होना बाकी है। तो कहा जा सकता है कि इन लोगों का जो राजनीतिक भविष्य कहीं ना कहीं इस उपचुनाव में दांव पर लगा हुआ था, अब कहीं ना कहीं उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। ये एक सबसे बड़ी खबर है कि ग्वालियर से 2 विधानसभाओं पर इमरती देवी की बात करें तो डबरा से वो 67 वोट है, उससे हार के करीबन है। एक राउंड की अभी गिनती बाकी रह गई है। वहीं ग्वालियर पूर्व विधानसभा की बात करें तो यहाँ से जो सतीश सिकरवार है, तो वो लगातार आगे बढ़त बनाए हुए हैं। और वहीं जो उनके प्रद्युमन सिंह तोमर हैं, वो जीत गए। ये सबसे बड़ी खबर ग्वालियर विधानसभा से है। जी, इंदौर चलते हैं रवि के पास में। रवि, ईवीएम के ऊपर सवाल उठने तो कांग्रेस की तरफ से 2 दिन पहले से शुरू हो गए थे, लेकिन आज सीरियस अगर शिकायत की गई, अगर मीडिया में सामने आकर कुछ अपने तरफ से साक्ष्य देते हुए जो बात की गई थी, वो इंदौर में हुआ है, सांवेर के लिए हुआ है। ये भी हाई प्रोफाइल सीट है, यहाँ भी पूरी ताकत लगी है। अभी मौजूदा स्थिति भी बताएं और जो विवाद या जो आरोप था इस पर क्या और किस तरह की प्रतिक्रिया वो भी बताएं।
देखिए 19वां राउंड पूरा हो चुका है और जो बीजेपी के तुलसीराम सिलावट हैं वो 39,200 वोटों से आगे फिलहाल चल रहे हैं और अब महज जो है वो 9 राउंड बाकी रह गए हैं, यानी कि इतनी जो बढ़त अभी फिलहाल तुलसीराम सिलावट ने बना ली है वो उसको पाना और उसको काटना कांग्रेस प्रत्याशी के लिए असंभव सा है। हालांकि जिस तरीके से शिकायत की गई थी 14वें राउंड में, ये शिकायत की गई थी कि लगातार जो शिकायत कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनकी ओर से जो आपत्ति ली जा रही है उससे रिटर्निंग ऑफिसर पूरी नहीं कर रहे हैं और लगातार एक के बाद जो राउंड है वो पूरे करते जा रहे हैं। हालांकि रिटर्निंग ऑफिसर ने जो आपत्तियां ली थी उन आपत्तियों को उनका निराकरण किया, जो खारिज करने की बात आ रही थी उसका भी जो निराकरण है वो फिलहाल रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा किया गया और अब लगातार उसके बाद जो है काउंटिंग फिर शुरू हुई है और 19वां राउंड लगभग पूरा हो चुका है और 39,200 वोटों से आगे जो बीजेपी के तुलसीराम सिलावट हैं वो आगे चल रहे हैं और फिलहाल जिस तरीके से अब 9 राउंड फिलहाल बाकी रह गए हैं तो इसमें अब देखना होगा कि 9 राउंड में फिलहाल कितनी बढ़त जो है वो फिलहाल कांग्रेस को मिल पाती है, क्योंकि पहले ही राउंड से लगातार जो तुलसी सिलावट है वो पहले राउंड से 2400 की लीड लेते हुए आगे बढ़ते रहे थे और अभी तक एक भी राउंड में कांग्रेस के जो प्रेमचंद गुड्डू हैं उन्हें एक भी राउंड में लीड नहीं मिली है। 39,200 की एक बड़ी बढ़त जो है फिलहाल तुलसीराम सिलावट ने यहाँ पर बनाई हुई है। जी चलिए, आपसे अपडेट हम वापस लेते रहेंगे। डॉक्टर श्रीश चंद्र मिश्रा जी हमारे साथ में, मैनेजिंग एडिटर IBS 24। श्रीश जी, जो सुबह से हम विश्लेषण कर रहे थे इन नतीजों का, सबसे बड़ी बात है कि सिंधिया इसके केंद्र में रहे लेकिन उनके कट्टर समर्थक जो कहते थे कि उनके कहने पर कुएं तक में कूद जाएंगे, जिनके नाम को लेकर इतने विवाद भी हुए एक संबोधन को लेकर, वो पिछड़ रहे हैं और 3 मंत्री हैं जो हार गए, हार की कगार पर हैं। किस तरह से लेते हैं उस इलाके में जहां से उपचुनाव जन्मा था? देखिए, उपचुनाव भले ही सिंधिया के इलाके से जन्मा हो, ग्वालियर चंबल संभाग से जन्मा हो, लेकिन जब वो उसका स्प्रेड हुआ पूरे प्रदेश में, प्रदेश के अलग अलग हिस्से से भी चुनाव में लोगों ने हिस्सा लिया। खासतौर पे आप बात करें महाकौशल की सीट, अनूपपुर की, उसके बाद आप बुंदेलखंड में आ जाएं तो वहाँ पर मलहरा सीट है, सुरखी सीट है, फिर आप मध्य में आ जाएं तो सांची सीट थी, उसके अलावा ब्यावरा सीट थी, फिर आप मालवा की तरफ बढ़ें तो वहाँ पर सीटें हैं। तो इसका नतीजा क्या हुआ, जिन लोगों पर सिंधिया को सबसे ज़्यादा ट्रस्ट था, जिनको लग रहा था कि वो बड़ी लीड से जीतेंगे, उनके लिए कहीं ना कहीं बीजेपी का जो समीकरण रहा होगा वो उनके फेवर में नहीं रहा होगा जैसा मुझे दिखता। हालांकि बीजेपी का प्रयास पूरा था कि जिस तरह से हमको चुनाव लड़ना है, इस चुनाव की जो सबसे खास बात देखी गई उसमें ये था कि कांग्रेस भले बोले कि उसके पक्ष में माहौल था या लोगों ने उस बात को स्वीकार किया कि कांग्रेस की जो चुनावी स्लोगन था बिकाऊ टिकाऊ, या जिनमें नोट तंत्र की बात जिस तरह से दिग्विजय सिंह कर रहे थे, इस तरह की चीज़ों का प्रभाव की बात कांग्रेस ने की थी। लेकिन कांग्रेस के पास जो बड़ी दिक्कत थी, जब हम अलग अलग सीटों का एनालिसिस कर रहे थे, हमको लगता था कि कांग्रेस यदि इन कमजोरियों को दूर कर लेगी तो कांग्रेस के लिए शायद जीतना आसान होगा। लेकिन कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी समस्या थी अलग अलग सीटों पर उसके अलग अलग समीकरण, जबकि भारतीय जनता पार्टी में समीकरण तो अलग अलग थे, नेता उसके सैबोटेज भी कर रहे थे, लेकिन उनका जो नया नेतृत्व आया, जिसको बोलना चाहिए कि जब VD शर्मा जी ने कमान संभाली तो उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि वो मुरैना एरिया से आते हैं और उसके अलावा ABVP में उन्होंने पूरे प्रदेश स्तर पे काम किया, तो उनके पास अपनी एक टीम थी, उनको क्षेत्र की समझ थी, चीज़ों की जानकारी थी। और बीजेपी की अपनी स्टाइल है, संगठन चुनाव लड़ता है और बाकी जो उसका जो मात संगठन है वहाँ से उसको मदद मिलती है, तो अलग अलग स्तर पर ही चुनाव हो रहा था। जबकि यदि बात करें मालवा इलाके की तो वहाँ पर अरुण यादव का जो समीकरण था वो भी उतना ठीक से नहीं बैठ पा रहा था, और दिग्विजय सिंह के जो बेटे हैं जयवर्धन सिंह, वो जिन सीटों की इनको जिम्मेदारी थी वो कोरोना पीड़ित हो गए। हालांकि उन सीटों पर कांग्रेस आगे है, ब्यावरा की बात करूँ, अगर मालवा की बात करूँ, वहाँ पर वो आगे चल रहे हैं उनके कैंडिडेट। लेकिन जो एक माहौल बनना हो चाहिए था, भाजपा ने इस चुनाव को फील्ड पे लड़ा और कांग्रेस ने इसको एक प्लानिंग के साथ, जिसको बोलना चाहिए ऑफिस में, उन्होंने ऑफिस में प्लानिंग करी और लेकिन उसको एग्जीक्यूशन नहीं कर पाया। भारतीय जनता पार्टी ने प्लानिंग और एग्जीक्यूशन लेवल पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत स्तर तक प्रयास किया। यदि मुख्यमंत्री एक विधानसभा सीट में 5-5 दौरे करता है, 2-2 रोड शो करता है और उनके बेटे और उनकी पार्टी के दूसरे नेता मिलके यदि मंच पे इकट्ठे होते हैं तो उसके मायने होते हैं। और सिंधिया एक अपने आप में हैवीवेट थे, उनके इतने सारे समर्थक थे, इसका मतलब उस इलाके में उनका प्रभाव था, जो कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में अपना दिखाया। और इस चुनाव में भी भले उनके 2-3 लोग हार गए हों, जो 3 मंत्री जिनकी बात कर रहे हैं, या मुन्ना लाल गोयल जैसे पीछे चल रहे हैं,
वो एक अलग बात है, क्योंकि वहाँ पर लोकल इक्वेशन भी अलग है, क्योंकि वहाँ पर दोनों सीटों की दोनों कैंडिडेट्स की अदला बदली हुई। मुन्ना लाल गोयल पहले कांग्रेस में थे और सतीश सिकरवार बीजेपी में थे, अब दोनों की अदला बदली हो गई, तो उसके कारण भी बहुत समीकरण प्रभावित हुआ है। लेकिन जो सिंधिया समर्थक, जो आपका सवाल था वो क्यों हारे, उसमें अपना व्यक्तिगत भी बहुत कुछ योगदान होता है कैंडिडेट का। जैसे आप बात करें सुभाषरा की, हरदीप सिंह डंग ने एक बड़ी जीत अर्जित की है, और भले वो अपनी पार्टी में किसी गुट के नहीं माने जाते थे, जब वो छोड़ के गए तो वो सिंधिया गुट के नहीं थे, वो सिंधिया गुट के लोगों के साथ चले गए। जो 18 लोग थे मूलतः वो सिंधिया गुट के थे, बाकी जो 3 लोग थे, बिसाहू लाल सिंह, हैदर सिंह कंसाना और हरदीप सिंह डंग, इनको हम किसी गुट का नहीं मान सकते। और इनकी परेशानी भी यही थी कि इनके बाद ये किसी गुट में नहीं थे, इनको लगा कि कम से कम इस गुट में हम एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन सिंधिया के कुछ समर्थकों को, जिसमें खासतौर पर इमरती देवी जो थी, वो हमेशा हाईलाइट होती थी अपने बयानों के कारण, और वही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी। तो उन्होंने शायद जिस तरह से उनको लग रहा था कि उनको लोगों का रिस्पांस मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। शुरुआती दौर में भी दिख रहा था कि उनके खिलाफ पब्लिक है वहाँ पर, लेकिन बीच में ऐसा माहौल बना कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है और उसकी जो कार्यकर्ताओं की फौज है और उनका जो चुनाव लड़ने का तरीका है, उससे उनको फायदा मिलेगा, और फायदा मिल भी रहा था। इसलिए एक जो बड़ी हार उनकी हो सकती थी, वो एक छोटी हार के रूप में आपको दिखाई दे रही है। इतनी छोटी हार नहीं तो उनकी नहीं होती। और वहीं आप देखें, यदि जो सुर्खी से कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, उनको इस बात का, गोविंद सिंह राजपूत, उनको इस बात का फायदा मिला कि उनका अपना एक बेस था। उसके अलावा उन्होंने जो दूसरे वोटर्स थे उनको अपनी तरफ आकर्षित करने का काम किया, और वहाँ पर उन्होंने अपनी जिस तरह सक्रियता दिखाई, उसका उनको फायदा मिला। अब यही स्थिति उन सभी लोगों की रही जो चुनाव जीते हैं। लेकिन जो लोग चुनाव हारे हैं, उसमें सिंधिया ने, ऐसा नहीं कि सिंधिया ने केवल कुछ कैंडिडेट्स के लिए ही काम किया, क्योंकि सारे लोग उनके थे, उनको काम करना था, और बीजेपी में वो एक नए चेहरे के रूप में आ रहे थे, तो उनको अपने आप को स्थापित भी करना था। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने जो मेहनत करी, और शिवराज सिंह चौहान ने जिस तल्लीनता के साथ, जिस लगन के साथ इस चुनाव अभियान को लीड किया है, वो एक बड़ी चीज़ थी। उससे कार्यकर्ताओं के बीच में भी एक मैसेज गया, और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा आसान रहा कि इतनी सीटों पर उसने अधिकतम सीटों पर जीत हासिल की है। जी बिल्कुल, और ये ऊर्जा भी काफ़ी बटी रही, क्योंकि कमलनाथ जी ने एक लंबे तजुर्बे के आधार के ऊपर जिस तरह से अपनी टीम बनाई, आपने भी पहले चर्चाओं में बताया कि पहले तो उनको सबको समेटना पड़ा, फिर उनको साथ रखने में मेहनत करनी पड़ी, फिर जो जाते रहे उनको बुलाने में मेहनत करनी पड़ी, फिर अपना विजन, अपनी योजनाओं, अपने मुताबिक प्रदेश को चलाते समय उनके सामने हर दूसरे दिन ये दिक्कतें खड़ी की गई, और ये एक तरह से थ्रेट भी था कि कब कहां कौन सरकार को नुकसान पहुंचाए। पुनीत जी, हाँ, मैं एक बात और बताना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी को तो जो कैंडिडेट थे वो एक तरह से रेडीमेड मिल गए। बिल्कुल, उसको इतना ही ध्यान रखना पड़ा कि उसकी उन सीटों पर जो उसके अपने मौजूदा उम्मीदवार थे, जो पिछला चुनाव हारे थे, उनको कैसे कंट्रोल करें या उनको कैसे इंगेज करें कहीं दूसरी सीट्स में। उस काम में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बखूबी काम किया। जैसे उनको बात करें गौरीशंकर शेजवार के परिवार की, तो उनको वहाँ पर उनके संगठन को समझ में आ गया था कि गौरीशंकर शेजवार और उनके बेटे मुदित शेजवार सहयोग नहीं कर रहे हैं, सरपंच स्तर तक लोगों को पेनिट्रेट कर रहे हैं पार्टी से ना जुड़ने के लिए। तो उस बात का पार्टी ने ध्यान रखा, तो पार्टी ने पैरेलल वहाँ पर दूसरी टीम खड़ी कर दी, और उन्होंने ये सब काम टाइमली किया। कांग्रेस जब तक चीज़ों को समझ पाती, जहाँ पर अरुण यादव सपोर्ट नहीं कर रहे थे, यहाँ पर जो दूसरे नेता सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जहाँ पर उनकी पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का सहयोग कर रहे थे, जैसे ग्वालियर की बात करें, तो वहाँ पर कांग्रेस ने समय पे उसका इलाज नहीं किया, और समय पे इलाज नहीं किया तो कांग्रेस के लिए इतना बड़ा गड्ढा हो गया जिसकी उनको कल्पना नहीं थी। और कमलनाथ जी ने जो पिछला चुनाव लड़ा 2018 का, तो निश्चित रूप से कमलनाथ जी एक बड़े नेता थे, एक बेदाग नेता थे, तो उनके लिए चुनाव लड़ना आसान था। वो एक बाकी जो छत्रप नेता थे, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे अरुण यादव हो, उनको उन्होंने लेके, चाहे अजय सिंह हो, इनको लेके एक चुनाव लड़ा। ये वाला चुनाव ऐसा था कि उनके ऊपर जो सबसे पहला आरोप था, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी के ऊपर सबसे पहला आरोप था, जिस पर सिंधिया ने टारगेट किया था कि इन्होंने सीएम रहते हुए 15 महीने में इस क्षेत्र में कभी आने की आवश्यकता नहीं महसूस की, और आज इनको यहाँ पे आने की आवश्यकता महसूस हो रही। ये भी मुझे लगता है कि एक बड़ा फैक्टर हो सकता उस इलाके में कांग्रेस की हार का। इसके अलावा
जो मालवा है वहाँ तो सभी को मालूम है कि आरएसएस की मजबूत पकड़ है, चूंकि वो गुजरात से लगा हुआ इलाका और भारतीय जनता पार्टी का शुरू से काम मालवा में रहा, वहाँ उसके बड़े दिग्गज नेता रहे, चाहे सुंदरलाल पटवा हो चाहे दूसरे नेता हो, तो इसका भारतीय जनता पार्टी को अपने बेस का बहुत फायदा मिला है। बिल्कुल, और ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि शुरुआत से लेके वक्त पर ये हम लगातार एक तरह से कटाक्ष भी सुनते थे कांग्रेस पार्टी के लिए। वो वक्त कब आएगा जब अध्यक्ष को लेकर फैसला होगा, वो वक्त कब आएगा जब नियुक्तियां होंगी, वो वक्त कब आएगा जो लोग मंत्री बनने की चाह रखते हैं उनको उनका जवाब दिया जाएगा या फिर उनकी संतुष्टि की जाएगी। डॉक्टर अशोक मरसकोले साहब हैं, विधायक कांग्रेस पार्टी से। मरसकोले साहब, क्या लगता है इतनी चीजें कांग्रेस के फेवर में अब की बार चुनाव में दिखती थी, कारण से लेकर नेताओं से लेकर जमीनी स्तर पर मेहनत तक सब कुछ, लेकिन इन सब के बावजूद कहां चूक रह गई? मैं आपसे उत्तर लूंगा, लेकिन इस वक्त एक तस्वीर दर्शकों को अपडेट के साथ दिखा दें। बीडी शर्मा, देखें आप, उनके घर पर आरती उतारी जा रही है, अपने घर पहुंचे हैं प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा। इनके लिए भी एक बड़ा दिन, क्योंकि ये इनके अध्यक्ष बनने के बाद। पुनीत जी, मैं यहाँ पर एक टिप्पणी करना चाहूँगा जो व्यक्तिगत है उन पर, वीडी शर्मा जी के ऊपर। वीडी शर्मा जी का जो आप देख रहे हैं, उनकी श्रीमती जी जो उनकी धर्मपत्नी, उनकी आरती उतार रही हैं। तो जब से उनका विवाह हुआ उसके बाद ही वो उनको खजुराहो से टिकट मिली और वो चुनाव में वो जीते। उसके बाद वो प्रदेश अध्यक्ष बने और प्रदेश अध्यक्ष बनते के साथ ही वहाँ पर कांग्रेस की सरकार गिरी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। एक अध्यक्ष के लिए इससे बड़ी सफलता कुछ नहीं हो सकती कि उसके अध्यक्षीय कार्यकाल में एक सरकार ही बने और दोबारा से वो चुनाव जीत भी जाए। जबकि राकेश सिंह जी लंबे समय तक सक्रिय थे, लेकिन उनके कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार गंवानी पड़ी थी। जी, सुधीर शायद बात करने वाले हैं उनसे। सुधीर, अगर आप बात करने वाले हैं तो कर ले बात। देखिए, बिल्कुल दीपावली से पहले दीपावली मनाई जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और आप देखेंगे कि परिवार के साथ पत्नी है स्तुति शर्मा जो वो यहाँ पर मौजूद है और मिठाई दीपक खिलाया है, आरती की है, मिठाई यहाँ पर बांटी जा रही है और उसके बाद में आतिशबाजी की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। और कहना होगा कि बीजेपी में दीपावली जो है 4 दिन पहले आई। हम सीधे प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वीडी शर्मा जी से बात करेंगे। सर, 4 दिन पहले दीपावली का आगमन बीजेपी के लिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। उसको लेकर के आज दिवाली का अवसर तो पहले ही है कि आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज ऐतिहासिक जीत बिहार के अंदर हो रही है। सारे उपचुनाव हम जीते हैं और मध्य प्रदेश के चुनाव को ऐतिहासिक जीत आज हासिल की है। इसलिए कार्यकर्ताओं में आज घर पर भी उत्साह है, इसलिए आज यहाँ एक आतिशबाजी का पर्व जैसा आज दीपावली की शुरुआत हुई। सर, बिल्कुल आज शुरुआत हो रही है। तो देख सकते हैं कि दीपावली की शुरुआत हो चुकी है और बीजेपी के लिए शुभांकर कहा जाता है वीडी शर्मा जी को। मैं कोशिश करूंगा भाभी से बात करने की जो वीडी शर्मा जी के लिए शुभांकर बनकर आई है और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो बात। जी सर, मैं स्तुति शर्मा जी से मेरी बात कराएं। हाँ, मैं बिल्कुल। स्तुति नमस्कार। जी नमस्कार। स्टूडियो से लाइव। जी बताइए, क्या क्वेश्चन है? आवाज आ रही है। जी श्री जी, सवाल कीजिए अपना। स्तुति, मैं शिरीष मिश्रा हूँ, नमस्कार करता हूँ आपको। जी नमस्ते। नमस्ते सर। तो क्या ये माना जाए कि आपके आगमन के साथ ही भारतीय जनता पार्टी में लगातार सफलताओं का दौर शुरू हुआ है? सर, मैं आपको बस एक लाइन में इसका जवाब देती हूँ कि आदरणीय विष्णु दत्त शर्मा जी ने रंगोली डाली थी आउटलाइन, उसको कलर मैंने कर दिया। तो उनका स्ट्रगल है, उनकी मेहनत है और वो डिजर्व करते हैं। पर आपके आगमन के साथ ही वो खजुराहो के सांसद बने, फिर प्रदेश अध्यक्ष बने, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी ने ये बड़ी सफलता भी अर्जित की है। पिछले महीने उन्होंने अपना बर्थडे मनाया और ये एक तरह से माना जाए कि उनका जो बर्थडे का पूरा मंथ के बाद ये पूरा एक सेलिब्रेशन ही चल रहा है तब से। आप अपने आप को इस पूरे अभियान में किस तरह से देखती हैं? मैं ये देखती हूँ कि ये बहुत मेहनत करते हैं, ये टीम एफर्ट है, एक व्यक्ति से तो नहीं होता, बहुत बड़ा यज्ञ है, सबका जरूरत होती है। तो कार्यकर्ता, संगठन, बीजेपी, मुख्यमंत्री और सारे लोगों ने मिलकर ये काम किया। तो इस यज्ञ को पूर्ण करने में सबका पूरा हाथ है और मैं इसके लिए धन्यवाद देती हूँ और आपको भी धन्यवाद। जी, आपने कहा रंगोली में रंग, तो रंगोली में रंग यहाँ पर होता है। सुधीर, तो जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है।
बिल्कुल, और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं और जो सफलता जो पाई है उसके अंदर अगर बात की जाए तो जो शुभांकर एक कहा जाता था वीडी शर्मा जी को बीजेपी के लिए, तो निश्चित ही तौर पर जो स्तुति शर्मा है वो उनके लिए शुभांकर बन के आई थी। और देखेंगे आप आतिशबाजी यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है दीपावली से पहले, तैयारी पूरी दीपावली की तरह। आज न केवल दीपक जलाए गए हैं बल्कि आतिशबाजी यहाँ पर की जा रही है। उससे पहले मिठाई यहाँ पर बांटी गई, आरती यहाँ पर उतारी गई। और कहना होगा कि 14 नवंबर को देश और दुनिया में भले ही दीपावली मनाई जाए, पर बीजेपी के अंदर आज से दीपावली की शुरुआत हो चुकी है। और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा अपने निवास पर जीत का जश्न मनाते हुए, दीपावली मनाते हुए, और निश्चित तौर पर एक बड़ी सफलता इसको कहा जाएगा, क्योंकि जो उम्मीद कही जा रही थी, एग्जिट पोल से ज्यादा सीटें बीजेपी यहां पर जीत कर आई है। और देखेंगे बिल्कुल एक क्या भाई साहब, क्या इतनी बड़ी जीत की उम्मीद बिल्कुल थी आपको? इतनी बड़ी जीत की उम्मीद थी? बिल्कुल जीत की उम्मीद थी। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जब मेहनत की है उसका परिणाम था ये, और आज वो कार्य रूप में परिणत हुआ कि जिस प्रकार से प्रचंड बहुमत से जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी की। तो देख सकते हैं कि आतिशबाजी है, फुलझड़ी जलाई जा रही है और दीपावली का आलम। दीपावली 4 दिन बाद भले ही हो, पर लेकिन प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जो एक बड़ा सूत्रधार इस पूरे जीत के पीछे माने जा रहे हैं, और एक बड़ी जीत संगठन के तौर पर अगर हम करें तो यहाँ पर बिल्कुल नजर आ रही है। और आज दीपावली जैसा उत्सव जो है वो बीजेपी के नजर आता है। लोकेन पारा सर जी मेरे साथ में, मैं जब तक चर्चा करूंगा, जब तक तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं। लोकेन जी, एक बड़ी ऐतिहासिक जीत जो कहा जा रहा था बीजेपी के लिहाज से कि शायद कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा, चंबल के अंदर जो है बड़े मुद्दे और बड़े नारे उठाए गए थे। बिल्कुल ऐतिहासिक जीत है। और जो नारा उन्होंने उठाया था गद्दारी का, जनता ने ये बता दिया कि 15 महीने तक गद्दारी कमलनाथ आपने की है जनता के साथ। जो कहा था उससे पलट गए, लिखित में धोखा दिया सरकार ने, कमलनाथ की सरकार ने, उसका बदला लिया है सब जनता ने। आज दीपावली देख रहे हैं कि बिल्कुल 4 दिन के लिए बीजेपी का जश्न और क्या हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी को जन कल्याण के लिए एक नया मैंडेट मिला है। पर एक बड़ा था, इमरती देवी इस पूरे चुनाव में सेंटर पॉइंट रही, उनका चुनाव हारना कैसे देखते? मुझे लगता है सारी चीजों की समीक्षा, भारतीय जनता पार्टी कभी भी बड़ी जीत से कभी बोराती नहीं है, वो एक चीज की समीक्षा करती है, क्या हुआ कैसे हुआ इसकी समीक्षा जरूर भारतीय जनता पार्टी करेगी। और जो मुद्दे थे, लगता है कि चाहे वो इमरती देवी को लेकर जो बयान था वो नकारा, मुद्दा तो विकास का था, कांग्रेस के विनाश का और भाजपा के विकास का। ये फिजूल की बात है तो कांग्रेस ने खड़ी की थी। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि एक बड़ा जो चेहरा था इमरती देवी का, वो भले चुनाव हारी हो, पर लेकिन बड़े मार्जिन से जिस तरीके से बड़ी संख्या में सीटें जीतकर बीजेपी आई है। जी सुधीर, आप लोकेन पाराशर जी से ये जरूर पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी की सर्वोच्च प्राथमिकता क्या होगी, सरकार का पहला क्या बड़ा काम होगा, क्या पहला बड़ा कदम क्या होगा जो सरकार करने जा रही है? बिल्कुल, मैं देखिए सीधे लोकेन पाराशर जी से ही सवाल करता हूं, उनसे पूछता हूं जो सवाल आपने स्टूडियो से पूछा है, और निश्चित तौर पर ये स्टूडियो से सवाल है सीरीज जी का। उनका कहना है कि जो पहली प्राथमिकता जब सरकार स्थायी तौर पर बनी है, स्थायित्व के साथ सरकार आई है, तो बीजेपी की पहली प्राथमिकता क्या? देखिए, आज मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट किया है आत्मनिर्भर भारत, और आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, उसका रोड मैप कल से ही तैयार हो जाएगा, कल से उस पर काम शुरू हो जाएगा। मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा तो भारत आत्मनिर्भर बनेगा, इस पर काम शुरू करने से होने वाला है। पिछले 15 साल के बजाय जो कोविड-19 के दौरान ये एक बड़ा मध्य प्रदेश का सरकार का एक बड़ा रहा था आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की जो आप बात कर रहे हैं, तो कहना होगा कि पिछले 6-7 महीने की सरकार का जो कामकाज था वही आगे बढ़ाने वाले हैं। निश्चित तौर पर कोविड के संकट में भी मध्य प्रदेश की सरकार ने शिवराज जी के नेतृत्व में बेहतर काम किया है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने उसकी प्रशंसा की है। आई होप कि इस दिशा में हम और अच्छा काम अब आत्मनिर्भर भारत की दिशा में करेंगे, और कोविड ने हमको अवसर दिया है कि अपने पैरों पर कैसे खड़े होना है। तो निश्चित तौर पर अपने पैरों पर खड़ा होना है, जो आपने सवाल किया था डॉक्टर श्रीचंद मिश्रा जी, और निश्चित तौर पर देखेंगे कि अभी अगर तस्वीरें जो दीपावली का जो नज़ारा है वो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। काफ़ी कहना चाहिए कि कलरफुल उत्साह और उमंग जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में परिवार के साथ दीपावली मनाते हुए प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और एक टीम के सदस्य अभिलाष पांडे यहाँ पर मौजूद है, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष। अभिलाष जी, जोश निश्चित तौर पर ये बहुत खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश में जो जनता ने जनादेश दिया है वो हम सब के लिए खुशी की बात है। आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में पूरे संगठन ने ताकत के साथ काम किया है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता और सभी ने मिलकर। भोपाल में क्या सुबह जी पूरे भोपाल में दीपावली बना रहे हैं? निश्चित तौर पर भोपाल में दिवाली का माहौल है और ये जीत मध्य प्रदेश के एक कार्यकर्ता की जीत है, एक कार्यकर्ता के परिश्रम की जीत है। और भोपाल में आप जिस तरीके से देख रहे हैं दिवाली का वातावरण से दिवाली पटाखों का शोर, आतिशबाजी बिल्कुल साफ नजर आ रही है और
एक बड़ा जो एक बीजेपी को शायद एग्जिट पोल से ज्यादा जिस तरीके से जीत मिली, एक बड़ी जीत की और बीजेपी मध्य प्रदेश में, और जो कुछ एक सीटें हैं वहां पर भी उम्मीद अभी तक जाहिर कर रहे हैं। और तस्वीरों में देख सकते हैं कि कम से कम दीपावली बीजेपी के अंदर आज से शुरू हो सकी है। चलिए, तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। वीडी शर्मा, उनका पूरा परिवार इस समय एक तरह से दीपावली का सेलिब्रेशन शुरू कर चुका है। एक बड़ी जीत, अध्यक्ष बनने के बाद एक कई मोर्चों पर एक बड़ी कसौटी होती है शिरीष जी, और इस कसौटी के ऊपर प्रदेश अध्यक्ष पूरी तरह खरे उतरे हैं, और इसीलिए आज दीपावली का सेलिब्रेशन दीपावली से पहले शुरू हो चुका है। पुनीत जी, यहाँ मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने ये मैंडेट मिला है जी, वो एक तरह से नए अध्यक्ष के कार्यकाल में ही मिला है। वीडी शर्मा जी चूंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में लंबे समय तक सक्रिय रहे, अच्छे संगठनकर्ता माने जाते हैं, फील्ड में काम करने का लंबा अनुभव है, और उन्होंने कई आंदोलन भी खड़े किए हैं। और जब उनकी खुद की पार्टी की सरकार हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी की, उस समय भी उन्होंने उसके खिलाफ भी आंदोलन खड़े किया करते थे, और वो मुद्दे आधारित राजनीति करना उनकी फितरत में रहा है। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी का एक नया स्वरूप सामने आएगा जी। एक ऐसा स्वरूप सामने आएगा जहां पर एक ऐसा अध्यक्ष है जो सांसद भी है, और साथ में एक आक्रामक राजनीति करने के वो पक्षधर रहे हैं, वो फ्रंट पे खेलने वाले अध्यक्ष रहे हैं, और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को एक नई टीम, नए ऊर्जा के साथ मिलेगा। जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी में एक ट्रांजिशन पीरियड भी आपको दिखाई देगा, क्योंकि बाहर से बहुत सारे लोगों की एंट्री हो गई है, और एक बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी पार्टी के अंदर आगमन हो चुका है, और वो अब इस जीत के साथ वो स्थापित भी हो चुके हैं। तो आप देखेंगे कुछ समय बाद पार्टी के अंदर एक ट्रांजिशन का भी पीरियड आपको देखने मिलेगा, जिसमें नए लोग, नई भारतीय जनता पार्टी आपको देखने मिलेगी। बिल्कुल, और ये नए लोग आकर किस तरीके से सामंजस्य बैठाएंगे पुराने लोगों के साथ में, ये भी देखना होगा। और हमारे साथ में जो पैनल जुड़ा उनके पास हम चलेंगे, थोड़ा जश्न की तस्वीरों में ये दिखाना पहुंचाना जरूरी था, इसलिए हम यहाँ गए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, पैनल जुड़ा हमारे साथ, चर्चा विश्लेषण जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी तो दिवाली मनानी शुरू कर चुकी है। उत्सव की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाई थी, प्रदेश अध्यक्ष के घर से लेकर दफ्तर तक और हर जगह बीजेपी कार्यकर्ता उत्साहित है। हमारे साथ में डॉक्टर अशोक मरस्कोले साहब हैं। पहले तो मरस्कोले जी क्षमा चाहूंगा, थोड़ा देर से आपके पास आ रहे हैं। ये जिस तरीके से सवाल वही था कि जिस तरह पूरा चुनाव शुरू हुआ, कांग्रेस पार्टी को गेन ही गेन दिखता था, क्योंकि मूल सेंटिमेंट आपके साथ था। फिर क्या हुआ? क्या आपके मुताबिक ऐसा हुआ कि नतीजे आज इस तरह हैं? शिरीष जी, 2018 में जनादेश तो कांग्रेस को मिला था 5 साल के लिए, लेकिन एक गलत परंपरा के तहत, एक साजिश के तहत सरकार गिरा दी गई। लेकिन इस बीच की स्थिति परिस्थिति जो भी रही, लेकिन अंततः चुनाव हुए। हम संविधान और लोकतंत्र को विश्वास करने वाले लोग हैं, और उसके तहत हम जनादेश का सम्मान करते हैं, और हम शिवराज सिंह जी को और जीते हुए सभी प्रत्याशियों को हम बधाई देते हैं, और हम अपनी हार की हम समीक्षा करेंगे। डॉक्टर साहब सवाल एक ये है आपसे कि कांग्रेस में आपने देखा, कांग्रेस ने 15 साल के संघर्ष के बाद वो सत्ता में आई, और आपकी पार्टी में जिस तरह से ये चुनाव, आपकी पार्टी ने चुनाव लड़ा, अभी जो चुनाव हुआ आज जिसका परिणाम आ रहा है, अब आपको क्या लगता है आपकी पार्टी को किस तरह से रिफॉर्म की जरूरत है, या आपकी पार्टी कहाँ कहाँ चूक गई? एक पहली नज़र में, वैसे तो आप समीक्षा करेंगे, बैठेंगे, और उसके बाद आपकी पार्टी में उसका होगा कि किस तरह से कहाँ पे क्या कमी रह गई थी, लेकिन आपको एक प्रथम दृष्टया जैसे एक बार देखते हैं तो समझ में आता कि यहाँ हम पिछड़ गए, किस चीज़ की कमी आपको महसूस हुई? एक आकलन के हिसाब से पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, देखिए, जो जनादेश 5 साल के जैसा होता है, लेकिन 15 महीने का जो काम हम लोगों ने जो कर सकते थे, जो संभव था, बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। किसी भी प्रकार के कोई विवाद की स्थिति नहीं थी, ऐसा कहीं कोई कारण नहीं था जिस पे हम ये कह सके। नहीं मरस्कोले साहब, मेरा सवाल बहुत अलग है। एक बात बोले हैं कि एक साजिश के तहत लोग चले गए। मरस्कोले साहब, मेरा सवाल बहुत अलग है। वो तो चले गए, सरकार आपकी गिर गई, आप दोबारा चुनाव में गए। मैं ये पूछ रहा हूँ, यदि ये चुनाव कैंपेन जो पूरा चला, उस कैंपेन में आपको अपनी पार्टी में कौन सी कमी नजर आई जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने एज बना ली? 2-3 कारणों को छोड़ के बता दें यदि, कि ईवीएम और प्रशासनिक पुलिस की जो सक्रियता है उसको सरकार के साथ जोड़ के, उसके अलग यदि आपको एक
पार्टी के संगठन के तौर पर और संगठन के रूप में, कार्यकर्ताओं के रूप में, किसी के सहयोग के रूप में, उस मामले में आपको कहां पे कमी महसूस हुई? देखिए, मैं खुद भी अपने क्षेत्र में चुनाव में मैं था एक प्रभारी के रूप में। हम लोगों ने बहुत मेहनत की, पार्टी ने भी अपने स्तर पर बहुत मेहनत की, सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की, लेकिन उसके बाद में हम जो उसको परिणाम में हमारी तरफ हम खींच के नहीं लेके आ पाए। ये एक वास्तविकता थी, सच्चाई थी। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, जनता का रुझान भी ऐसा दिख रहा था, लेकिन अंततः चूंकि परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आए हैं, इसीलिए हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि जनता ने अंततः अपनी जो एक उदाहरण देता हूं आपको, एक उदाहरण देता हूं, एक उदाहरण कैंपेन में। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अब की बार कांग्रेस पार्टी ने बहुत मेहनत की, पहले अपनों को जाने से रोकने में, फिर उनको मनाने में, वापस लाने में, फिर सरकार के बचाने को लेकर पूरी मेहनत, और फिर जब वापस चुनाव में गए तो खड़ा करके अपने आप को चुनाव में स्टैब्लिश करने में। सवाल ये कि आप मुद्दे उठाते थे, एग्रेशन के साथ उठाते थे, जनता आपके साथ दिखती थी, लेकिन उस उत्साह में कुछ ऐसा बोल जाते थे कि बीजेपी ने उसे पूरा अपना कैंपेन बना लिया और उसे काउंटर ढंग से नहीं कर पाए और उस ट्रैप में फंसते चले गए। ऐसे एक नहीं 3-4 अवसर हैं, किन की तरफ मेरा इशारा आप समझ गए होंगे। जी नहीं, जैसे देखिए, चुनाव कैंपेनिंग में कुछ बातें आ जाती हैं, लेकिन ऐसा कुछ विषय ऐसा नहीं जिस पे हम कह सकते हैं कि वो सीधे तौर पे परिणामों को प्रभावित कर सके। लेकिन फिर भी मेरा कहना है कि शायद हम जो 15 महीने में जो हम लोग जो काम किए थे, हम अपने जो काम को हम सही तरीके से जनता के बीच में प्रचारित नहीं कर पाए, और यही एक वजह हो सकता है कि उसको प्रचारित नहीं कर पाने की वजह से हम लोग को वैसे परिणाम नहीं मिल पाए जैसा कि हम चाह रहे थे। बिल्कुल, ऐसे कई सारे पॉइंट रहे हैं, जैसे कर्ज माफी एक की पॉइंट था, लेकिन उसके ऊपर आंकड़े आ जाने के बाद वैसे उस ढंग से नहीं उठाया गया, बयानों को उस ढंग से नहीं उठाया। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ में यहाँ जिस तरह से लाल सिंह आर्य साहब हैं, आर्य साहब, क्या भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन, मैं तो पहले तो ये पूछूंगा, सिंधिया जी से जीत अलग हम नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी उनका आकलन तो पार्टी भी कर रही होगी, संगठन तो यहाँ जीत गया, सिंधिया जी को आप कामयाब देखते हैं इस पूरे परिदृश्य में जो नतीजे हैं, क्योंकि उनके 3 लोग जो है हार गए? पाठक जी, जब से जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ है, हमारे नेतृत्व ने सामूहिक रूप से लड़ाई लड़ी है, चाहे वो कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो। आदरणीय सिंधिया जी भी स्टार प्रचारक के रूप में, पार्टी के नेता के रूप में सामूहिक रूप से कहीं ना कहीं उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे थे और पूरी ताकत से वो चुनाव प्रचार में लगे थे। सिंधिया जी के क्षेत्र में बीजेपी हारेगी, ये दुष्प्रचार कांग्रेस लगातार कर रही थी, लेकिन शिवराज जी के प्रति, सिंधिया जी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के प्रति कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल संभाग ने विश्वास व्यक्त किया है और 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। 5 दिन से लगातार दुष्प्रचार कांग्रेस कर रही थी कि सुपड़ा साफ होगा ग्वालियर चंबल संभाग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यही नकारात्मक प्रचार कांग्रेस का ले डूबा, क्योंकि कमर से नीचे बार करना, अपमान करना, गद्दार कहना, ये कांग्रेस का जो नकारात्मक प्रचार था, ये उसकी हार हुई है। ये जो अहंकार, जो घमंड कांग्रेस के नेताओं को था, उसकी हार हुई है और भारतीय जनता पार्टी के शालीनता की जीत हुई है, शिवराज जी के नेतृत्व की जीत हुई है, पार्टी संगठन के कुशल रणनीति की जीत हुई है, कार्यकर्ता के परिश्रम की जीत। शालीन शब्दों पर नहीं जाएंगे लाल सिंह आर्य साहब, क्योंकि अगर हम शालीन और हमने नकारात्मक प्रचार न करते हुए पर या पूरी तरह से कामों पर जाएंगे तो अलग और एक बड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी। जैसे अभी आप यहाँ देख रहे होंगे मर्सकोली साहब कि बिलो द बेल्ट जो ये कह रहे हैं कि आप वार अगर कर जाएं शब्दों से, तो इसे बीजेपी ने पुरजोर तरीके से उठाया, लेकिन वहां से अगर कोई वार हुआ तो पलटवार उतना जोरदार नहीं हो पाया और ये हर बार कांग्रेस को थोड़ा पीछे लेता गया। और आप जो कह रहे हैं कि ये बहुत बड़े मुद्दे नहीं होते, लेकिन ये असर करते हैं, परसेप्शन बनाते हैं। जी, इसमें सच्चाई है कि हम लोग
शायद उस मुद्दे को हम नहीं उठा पाए, क्योंकि उसकी प्रतिक्रिया में इन लोगों की तरफ से भी बहुत ऐसी बातें आई कि कमलनाथ जी के ऊपर बहुत बड़े बड़े जो कमेंट हुए थे, लेकिन उसको हम नहीं उठा पाए। लेकिन जहां लाल सिंह आर्य जी कह रहे हैं कि उनके क्षेत्र में कांग्रेस ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, और चाहे आप मुरैना की बात कर लें या उस क्षेत्र में बात कर लें, वहाँ पर भी हम लोगों ने सीटें निकाली है और हमने सीटें निकाली है। तो हम ये कह सकते हैं कि परिणाम उतने अच्छे नहीं मिल पाए, ये वास्तविकता है। शायद ये स्पष्ट रूप से सीधे तौर पे कहें कि हमने बहुत अच्छे वचन पत्र के हिसाब से पालन करने के बाद में भी हम उसको प्रचारित नहीं कर पाए, ये कारण हम अपने आप को मानते हैं। जी, एक पुरानी बात मुझे याद आती है डॉक्टर श्रीश चंद्र मिश्रा जी, एक पुरानी बात होती है ना कि थ्योरी में बहुत अच्छा किया लेकिन प्रैक्टिकल में जाके कुछ चूक कर दी और इस वजह से ओवरऑल रिजल्ट जो है थोड़ा सा गड़बड़ा गया। क्या आपकी बार का पूरा सिनेरियो ऐसा नहीं लगता, दोनों पक्षों की बात सुन के, पूरा कैंपेन देख के और अभी नतीजे देख के? देखिए, आप जो बात कह रहे हैं वो बात बहुत सही। मैंने शुरू में ही बोला कि कांग्रेस अपनी योजनाएं अच्छी बनाती रही, उसने सर्वे कराए, सर्वे के आधार पे उसने कैंडिडेट का चयन किया और भारतीय जनता पार्टी को जो सबसे बड़ा बेनिफिट था वो 3-4 चीज़ों का था। एक तो उनको रेडीमेड कैंडिडेट थे, उनका अपना एक जनाधार था, उस तरह की कांग्रेस को उस चीज़ के लिए एक सर्वे वगैरह करना पड़ा। और दूसरा जो भारतीय जनता पार्टी की ताकत है उसका संगठन है। कांग्रेस में संगठन का एक जो बड़ा अभाव था वो निचले स्तर तक देखा गया। हालांकि कमलनाथ जी ने प्रयास किया था कि 50-50 बूथ एक बड़े नेता के जिम्मे किए जाएं, बावजूद इसके वो चीज़ चुनाव परिणाम में परिलक्षित नहीं हुई। जबकि जो कैंडिडेट कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में थे, जो अब भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते हैं, उन्होंने बड़े मार्जिन से चुनाव जीता था, लेकिन उस चीज़ को कांग्रेस यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं कर पाई और भारतीय जनता पार्टी उस वोट के ट्रांसफर में सफल रही। और कांग्रेस ज़्यादातर, कांग्रेस की स्थिति थी, भारतीय जनता पार्टी तो खैर पूरे आयतित उम्मीदवारों के दम पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन उसका अपना उसमें फ्लेवर था। कांग्रेस उन पर ही डिपेंड रह गई जो आयतित उसके पास थे। ये भी कांग्रेस की एक बड़ी कमजोरी कही जा सकती है। चलिए, सवाल तो अब भी कई हैं। सिंधिया के एक्सेप्टेंस को लेकर जो प्रश्न शुरू हुआ था उसका जवाब जनता ने अपनी तरह से दिया है। आगे उनके समर्थकों का पार्टी के भीतर विचारधाराओं को किस तरह अपनाना है, कितना ढल पाते हैं, जो आंतरिक संघर्ष चुनाव के वक्त तो टाल दिया गया, उन्हें अब कैसे संतुष्ट किया जाता है। कुछ जगहों पर कार्रवाइयां, नोटिस दिखाई पड़े हैं, इसका क्या और किस तरह का प्रतिक्रिया होती है ये भी हम देखेंगे। क्या प्राथमिकता रहती अब इस स्थायी सरकार की, ये भी देखेंगे। जनता ने अपना जवाब दिया है, क्लियर दिया है, स्पष्टता से दिया है। दोनों पक्षों ने इसे स्वीकार किया है, कहीं जश्न मना के, कहीं हार को जनता का आदेश मानकर। लेकिन अब इस आदेश का पालन सरकार के कामकाज में कितनी दमदारी के साथ किया जाता है, विपक्ष कितनी दमदारी से अपनी बात रखता है, ये लगातार हम देखेंगे भी और आपको दिखाएंगे भी। फिलहाल आप सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं और इस वक्त आपको जश्न की तस्वीरें भी दिखाते हैं। अलग अलग जगहों से हमने जश्न की, जीत के जश्न की तस्वीरें, उत्साह से लबरेज तस्वीरें इकट्ठा की हैं, आपको दिखाते हैं दिन के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें। देखें जरा। देखना भाई साहब, फोटो खींचने के बाद में मत कह देना कि बस हो गया। अलग इलाकों से देखें, ग्वालियर की तस्वीर हम देख रहे हैं, इंदौर की तस्वीर हम देख पा रहे हैं, सीहोर की तस्वीर हम देख पा रहे हैं। हर एक जगह ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कटनी से तस्वीर देख रहे हैं और दमोह की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, हर जगह कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार स्थायित्व को प्राप्त कर चुकी है। लगातार उनके ऊपर जो एक टेम्परेरी सीएम को लेकर जो कमेंट किया था और बाद में इसी को पकड़कर उन्होंने कैंपेन अपना पूरा आगे बढ़ाया कि मुझे अब स्थायी बनाए मध्य प्रदेश की जनता। जिन सीटों पर उपचुनाव हैं वहां पर, और अभी इस समय जो मौजूदा स्थिति है उसमें स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने दमदारी से अपनी सरकार बचा ली है। शिव का राज आगे कायम रहेगा, लेकिन जैसा हम कह रहे थे, कुछ सवालों के साथ में सरकार को अब भी जूझना है। वो किस तरह जूझती है, कैसे डील करती है, सबसे बड़ी ताकत है संगठन और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सबको साथ लेकर और स्पेशली नए पुरानों को साथ मिलाकर उनसे काम कराना। ये हम देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। आप सबका शुक्रिया दिन भर हमारे साथ बने रहने के लिए। अपडेट्स खत्म नहीं हुए, अपडेट भी आपको देते रहेंगे। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।